हेलो एवरीवन, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? अभी बज रहा है सुबह का 7:56 और दिन सोमवार। इतनी बारिश के बीच में दिन थोड़ा खुशनुमा हो गया है। इतनी तेज़ गर्मी थी, रिमझिम बारिश हो रही है। और मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच लाइव नहीं आ पा रही हूँ, तो आप लोगों को भी लगता होगा कि कब से लाइव आएंगी। तो मैं आज रात 9 बजे से जैसे मेरा टाइम शेड्यूल है, तो मैं रात 9 बजे से लाइव आऊँगी आप लोगों के बीच। तो जो वैसे तो सभी लोग मुझे चाहते हैं, ऐसा नहीं है, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तो मुझे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। और बहुत ही रेयर होते हैं कि जिनको मैं ना पसंद हूँ, और तो वो थोड़े से दुनिया से अलग लोग हैं। देखिए, पसंद किसी की चेहरे से नहीं होता है, किसी की खूबसूरती से नहीं होता है ना। तो मैटर करता है आपका नेचर। ठीक है, आपका नेचर कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ लोग ट्रीट करते हैं। तो लोगों ने मुझे देखा, मुझे समझा। ठीक है, आज इतने फ्रेंडली हैं कि खुद से वो कहते हैं कि मेरी प्यारी बहन है। ये हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे अपनी बिटिया मान चुके हैं, मुझे अपनी बहन मान चुके हैं। कोई छोटी बहन, कोई बड़ी बहन। ठीक है, तो बहन आज बोलना या बहन कहलाना बहुत गर्व की बात होती है ना। आजकल तो दुनिया में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई बहुत कम लड़की होगी, अगर उसको किसी ने कह दिया बहन जी ज़रा आप साइड हो जाइए, तो हो सकता है वो कह दे अच्छा तुम्हें मैं बहन जी दिखती हूँ। तो बहन जी का मतलब है आपको आदर के साथ बहन बुलाया है उन्होंने, गाली तो नहीं दे दी। तो मुझे तो अच्छा लगता है, अगर कोई बड़े हैं, अंकल जी टाइप के भी हैं, वो भी बहन जी कह दे रहे हैं, तो कम से कम उन्होंने संबोधित तो किया मुझे बहन से। तो क्या कहा जाता है कि हमारी माताओं बहनों, यही तो बोलते हैं ना। तो मैं उन बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर इनकेस आपको रोड पे चलते हुए या कहीं और पे आपको कोई बहन जी बोल दे या बहन जी, तो ये नहीं होता है कि पहले ये होता था, हम लोग कॉलेज जाते थे, अगर दो चोटी करके गए तो कहते थे क्या बहन जी टाइप की बन के चलिए, तो हम तो बोल देते थे। मेरे बाल लंबे थे काफ़ी, तो हम उनकी केयर नहीं कर पाते थे, खुले बाल मेरी मम्मी रखने नहीं देती थी। तो हम तो कह देते थे हाँ ठीक है, हम बहन जी टाइप हैं, हमारी मम्मी पढ़ने के लिए भेजती हैं, ये यहाँ पे फ़ैशन शो करने के लिए नहीं भेजती हैं। तो हम तो तड़ाक से जवाब दे देते थे। और क्या है, कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे दिया। और भले आज चाहे कुछ हासिल नहीं कर पाए, बहुत लोग ने यही कमेंट करेंगे कि आप क्या बन गई, बना तो वीडियो ही रही हैं। तो वीडियो बनाना ही नहीं होता है, एक पढ़ा और एक कढ़ा दोनों होना चाहिए। तो मैं दोनों ही हूँ, मैं पढ़ी भी हूँ और कढ़ी भी हूँ। कढ़ी का मतलब ये नहीं आप टेलरी या सिलाई से ले लीजिएगा, मतलब होता है जीवन के अनुभव को महसूस करना और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। तो मैंने जब से मेरी मम्मी गई हैं, तो मैंने बहुत सारे अनुभव लिए हैं। मैं भी बहुत चुलबुली चंचल थी, हंसती रहती थी दिन भर, किसी की बात का कोई मेरे ऊपर असर नहीं होता था। ठीक है, कोई भी डांट लगा देता था या कुछ भी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जब से मैंने अपने आप को संभालना स्टार्ट किया, तो लगता था कि शायद उस टाइम पे इतनी उम्र भी नहीं थी, एज भी नहीं थी जब मम्मी गई हुई हैं, तो लड़कपना ही बोल दीजिए। हम लोग के कानपुर में लड़कपना ही बोलते हैं, तो लड़कपना ही भरा हुआ था, बचपना भरा हुआ था मेरे अंदर। फिर शादी वादी हो गई, तो यहाँ पे भी काफ़ी अनुभव लिया मैंने। तो जैसा फ़िल्मों में होता है वैसा होता है हूबहू, ऐसा कुछ भी नहीं था। फ़िल्मी लाइफ़ अलग होती है, रियल लाइफ़ अलग होती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, रील और रियल में फ़र्क होता है। तो बिल्कुल हाँ जी, फ़र्क होता है। रियल में क्या होता है कि आपके यहाँ पे घर पे क्या चल रहा होता है। और देखिए, मैं हर कुछ नहीं दिखाती हूँ। जैसे आजकल क्या हो गया, एक ट्रेंड सा चल गया है कि अपने घर का खाना पीना सोना, ये हर एक छोटी छोटी चीज़ें की क्या हो रहा है मेरे घर में, तो इतना भी मैं शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, और बार बार पे ब्लॉग नहीं बनाने लगती हूँ कि नहीं आज मेरा बच्चा यहाँ जा रहा है, मैं यहाँ जा रही हूँ।
तो हाँ, जब नीड होती है, कहीं स्पेशल जगह गई, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ ब्लॉग, अदरवाइज़ नहीं बनाती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई बहन जी कह रहा हो तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानिए। मेरे फ़ेसबुक में तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई भी भाभी ना बोले। भाई आप भाभी बोल सकते हैं तो बहन भी बोल सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं तो मैं कहती भी नहीं हूँ कि क्या है। जब मैं ठीक हूँ तो सब जगत ठीक है ना। तो हम लोग की बहुत से ऐसी कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं जो जिनकी आज भी सत्य होती हैं कि कर नहीं तो डर नहीं, है ना। जब आप गलत नहीं करते हो तो आपको डरना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके की जब मैं सही हूँ तो मुझे कोई भाभी, चाची, मामी, काकी कुछ भी बोले, है ना, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि संबोधन जो है अच्छे से आना चाहिए। आप हर औरत को अपनी बहन की तरह, बेटी के अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, तो कहना चाहिए उसको। अच्छे से संबोधन, भाभी कह लेंगे तो कौन सा आप छोटे हो जाओगे, देवर बन जाओगे कि बच्चा हुआ तो तीर कमान लेके या आप पहुंच गए रस्म निभाने। हम लोग का ऐसे ही होता है, जब बच्चा होता है तो देवर को बुलाया जाता है। जब सोवर ख़त्म हो जाती है तो देवर पीछे से तीर मारता है, ठीक है। तो खैर मेरे देवर तो है ही नहीं, तो मुझे इतना वो भी नहीं है। और तभी शायद मुझे ज़्यादा भाभी भाभी का ये रट्टा भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं और सभ्य हैं, सभ्यता से बोलते हैं, तो मुझे ख़राब भी नहीं लगता, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बहन ही बोलते हैं लोग मुझे, छोटी बहन, बड़ी बहन, बिटिया, तो इस टाइप से लोग हैं। और अभी तो मेरे भतीजों का मुंडन आने वाला है, उसकी भी तैयारियां चल रही है। वहाँ का भी जब होगा तो ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी। मैं अपने गांव जाती हूँ साल में, जब एक बार हो या कोई बच्चों का फंक्शन हो या घर में शादी वादी हो, तो हम लोग गांव में ज़रूर जाते हैं। और सबको गांव में जाना चाहिए। मुझे तो गांव बहुत पसंद है। ये था कि शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि हम लोग पैदा ही यहीं पे हुए हैं, कानपुर में। तो कहीं गांव में पापा ने शादी नहीं करी कि पता नहीं बच्चे एडजस्ट कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। तो होता क्या है ना कि जो गांव में रूल रेगुलेशन होते हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। उठने बैठने का तरीका भी अलग होता है। मतलब अलग का कहने का मतलब है कि जैसे बड़े बुजुर्ग हैं तो यहाँ पे है तो क्या कह देती हैं सास कि नहीं नहीं बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, तुम्हें दिक्कत है, नीचे नहीं बैठो। लेकिन गाँव में ऐसा होता है कि जैसे कोई बाहरी आ गया तो आप चारपाई से उतर के नीचे बैठ जाइए, या उनके सामने ज़्यादा पकड़ पकड़ नहीं करिए, है ना। मुँह मत चलाइए, इस टाइप से घूंघटा करिए। तो मुझे जब कभी एक एक बार करना होता है ना तो मुझे अच्छा लगता है कि घूंघट काढ़ो। घूंघट काढ़ने में क्या होता है ना कि सब देखते हैं कि फलाने की बहुरिया कैसी है। जब मैं भी अपने ससुराल वाले फतेहपुर गांव गई थी तो वहाँ पे मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, अम्मा से, अपनी सास से, कि मेरी देवी पूजने जा रही है तो मैं नेट वाली साड़ी पहन लूँ। तो अम्मा कहती हाँ नेट वाली साड़ी पहन लूँ। कहती वहाँ मुँह दिखाई के बुलौआ लगी है तो तुम्हारा मुँह तो पहले पूरा गांव देख ले, नेट वाली साड़ी नहीं। तो हमने कहा तो ठीक है, हम नेट वाली साड़ी नहीं पहनते हैं, तो आप मुझे साइड से पकड़े रहना। ऐसे ऐसे वो हो जाते हैं कि बाद में सोच सोच के हंसी आती है कि फिर हमारे साथ ही हमारी जो दीदियाँ थी, जिठानियाँ थी, तो उनकी भी देवी नहीं पूजी थी, अभी तक नहीं पूजी थी। तो ये हुआ कि अम्मा ने बोला कि ऐसा है, तुम तीनों लोग, दोनों लोग भी, मतलब दो लोगों की नहीं पूजी हुई थी, तो तुम लोग भी प्रिया के साथ चुप्पे चुप्पे पान बतासा ये सब चढ़ाते रहना, तो ये हो जाएगा, तुम्हारी भी पूज जाएगी और प्रिया की तो सबको पता ही है अभी नई बहू है तो हो जाएगी। फिर भैया बुलौआ लगा मुँह दिखाई का, तो मेरी जेठानी लोग कहने लगी हम लोग भी बैठ जाए क्या, क्योंकि शादी सबकी कानीपुर से हुई थी तो वहाँ पे मुँह दिखाई का बुलौआ हुआ नहीं था उन लोग का। तो अम्मा बोली बैठ जाओ, लेकिन सबको शर्म आ रही थी क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे उन लोग के, तो इसलिए उन लोग का कुछ नहीं हुआ, मेरे ही हुआ था। तो हमको तो इतना अच्छा लग रहा था, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में डुकचिक करते हुए
एक औरत इधर से पकड़े, एक इधर, और भैया 1 मई था, दिमाग ख़राब। लेकिन हाँ, जमुना जी का किनारा था, तो जो मेरे ससुराल की छत है ना, तो वहाँ से जमुना जी इतनी करीब हैं। हम लोग का था कि जाएंगे जमुना जी घूमने। पापा से पूछ लिया था, तो पापा ने कहा था कि हाँ बहुत जल्दी जाना, क्योंकि गांव में यही कहने लगे कि इनकी नई बहुरिया आई और त्रिवेदी जी टहलाए घूम रहे हैं। तो हमने कहा पापा मोर और देखना है, हमको बड़ा मन है। तो पापा कहते अभी नहीं देखना है मोर और तुमको, कहते ये गांव है, शहर नहीं है। तो बस यही तौर तरीके की बात कर रहे हैं कि शहर में आप नई बहू आई तो तुरंत से ही कहो अगले दिन ही रेस्टोरेंट लेके भाग जाते हैं लड़के, ठीक है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, अगले दिन ही भागे थे। 1 हफ्ते हो गए थे, तब मेरी दीदी यानी नंद ने बोला था कि इनसे कि ज़रा अपनी दुल्हन को ज़रा घुमा फिरा लाओ, ज़रा खिला विला लाओ, बेचारी 1 हफ्ते से बंद है। और कुछ हो गया था, 15 दिन का शुक्र अस्त हो गया था, तो हमें मायके भी नहीं जाना था। तो ऐसी बड़ी शादी हुई थी। तो जो लोग लड़कियां भाग भाग के शादी कर लेती हैं, तो वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाती, छोटी छोटी चीज़ों से, रस्मों से, कि जब नई बहू आई तो क्या हुआ उसके साथ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी है सब अनुभव ही होते हैं। तो ये सारे अनुभव मैं लेती हुई चली, और धीरे धीरे 3 साल बाद मेरी बिट्टू हो गई शादी के। तो बिट्टू भी ऐसी सबकी दुलारी, मेरे यहाँ बेटे हैं सभी के, और एक भैया की केवल एक बिटिया है। तो मेरी बिट्टू के भी बड़े लाड़ थे, कोई डांटने मारने नहीं देता था। और मेरी बिट्टू सीधी भी थी छोटे पे, अब थोड़ी सी हो गई है नालायक। नालायक तो नहीं कह सकते, हाँ मतलब बेटियां जब बड़ी होने लगती हैं ना, तो ज्ञान देने लगती हैं माँ बाप को थोड़ा बहुत, नहीं आप ऐसा नहीं करो, आप ये नहीं करो, आप यहाँ पे गलत हो वो। तो मेरी बिट्टू भी मुझे कभी कभी समझाने लगती है, मैं भी कभी कभी उसके सामने भी बच्ची बन जाती हूँ, या अपने मम्मी पापा को याद करके रोने लगती। तो मुझे समझाती कि मम्मी आप ही तो कहती हो कि सब लोग जाते हैं और शरीर ये होता है, आत्मा नहीं मरती है, शरीर नासवान होता है, हैं जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं। तो मैं उसको ज्ञान गीता की बातें, रामायण की बातें सुनाती रहती हैं, तो वो मेरे ऊपर ही अप्लाई कर देती है। ज्ञान तो मैं उसको दे देती हूँ, लेकिन वो सारा तो एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है, तो वो मुझ पे ही अप्लाई करती है, मम्मा आपने कहा था ना ऐसा। तो यही सब था। तो गाँव की बात मैं कर रही थी, अनुभव की बात मैं कर रही थी। तो मुझे दोनों ही पसंद हैं, गाँव भी पसंद है और अनुभव लेना भी बहुत पसंद है, क्योंकि कहते हैं, सॉरी थूक दिया कुछ आ गया था। तो कहते हैं कि जीवन में ज़रूरी नहीं कि हर रास्ते आपके लिए सीधे हों, कुछ टेढ़े रास्ते भी होते हैं, और टेढ़े रास्तों का भी अपना अलग मज़ा है, ठीक है। जब तक लाइफ में पज़ल ना हो तो सिंपल लाइफ का क्या फ़ायदा। तो वैसे ही है, मेरी गुचड़ पुचड़ वाली लाइफ है, कभी सीधी हो जाती, कभी वो, तो भूल भुलैया भी कह सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी शादी इनसे हुई थी। मैंने एक लेख भी लिखा था कि मेरी शादी हुई थी, और आप लोगों ने काफ़ी उस पोस्ट को बहुत पसंद भी किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की स्टोरी है मेरी थोड़ी सी गुचड़ पुचड़ वाली, कभी होगा तो वो भी ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। पहले ये थे ना, तो मुझे इतना ज़्यादा समझते नहीं थे, ये इनको लगता था कि मैं बच्ची हूँ, बचपना भरा हुआ है। एक्चुअली में मेरी शादी जल्दी हो गई थी, आजकल के एज के हिसाब से जल्दी हो गई थी, 22 में हो गई थी एज में। तो इस वजह से बचपना भरा हुआ था। अभी आप कह दीजिए 20-22 साल की लड़की को कि शादी करके घर बताए, वो कहेंगे अभी से, ओ मेरी एज ही क्या है। तो और मम्मी की तो और जल्दी हो जाती थी, मेरी दीदी की भी और जल्दी हो गई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरी फिर भी थोड़ा सा लेट हुई थी, मैं बहुत पुराने उसकी नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी, और एक्चुअली में था क्या ना कि पापा जल्दी जल्दी शादी इसलिए भी निपटाते गए कि मम्मी नहीं थी, तो उनको लगता था कि इतने बच्चे हैं, तो मैं जब तक धीरे धीरे निपटा पाऊँगा, किसी का मिलेगा किसी का नहीं। और ऐसी फैमिली से थी नहीं कि अपने अपने आप से सब अपने भाई बहन ने ढूंढ ढूंढ के कर ली हो, ठीक है।
तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा के ऊपर थी और पापा के आगे पीछे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि ना बुआ, ना फूफा, ना दादी, ना बाबा। बाबा तो खैर हमने और क्या मेरे पिताजी ने भी नहीं देखा अपने पिताजी को, तो बाबा की तो सवाल ही नहीं उठता है। पर हाँ, दादी थी, ताऊ थे, बड़ी मम्मी थी, लेकिन वो सब भी नहीं रहे। तो पापा एक तरह से अंदर से पूरे टूटे हुए थे। मम्मी का ही साथ था, तो मम्मी भी साथ छोड़ के उनका चली गई। तो पापा को लगने लगा कि इतना सारा मेरे ऊपर भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं कैसे करूँगा। तो इसलिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सबकी शादी टाइम पे कर दी। बस भाई बचा था छोटा वाला, उसकी भी शादी टाइम से ही हुई है, जल्दी ही हो गई। और अगर कोरोना पीरियड में पापा को हार्ट अटैक का इलाज सही से मिल जाता तो शायद पापा उसकी भी शादी कर पाते। वो काफ़ी रो रहा था जब उसकी शादी हो रही थी, तो हम लोग को भी दुख था कि देखो, हम लोग के टाइम पे शादी पे मम्मी तो थी, पर इसके टाइम पे मम्मी भी नहीं रही। तो उस दुख को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग के यहाँ निकासी होती है ना, तो उस टाइम पे मेरा भाई काफ़ी रोने लगा था। तो हम लोग को भी दुख हो गया था। और अब तो पापा भी नहीं रहे, तो सब भाई बहन ऐसे ही हैं, अलग अलग। खैर कोई बात नहीं, पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए बार बार। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि सारे भाई मेरे अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने फैमिली का अच्छे से भरण पोषण कर पा रहे हैं, और मेरा भी अपना ठीक चल रहा है। बीच में थोड़ा सा मेरी गाड़ी लड़खड़ा गई थी, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया था और ये 3 साल बैठ गए थे, क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट था। नेपाल जा रहे थे, तो वहीं बीच रास्ते में इनकी कार थी, खाई में पलट के गिर गई थी। इनके सारे फ्रेंड्स ऊपर ही निकल गए थे, कांच टूट गया था गाड़ी का, तो ऊपर ही ऐसे जब लुढ़क रही थी तो निकले जा रहे थे। बट इनका पहले से ही एक्सीडेंट हो के रखा था, तो दिसंबर में, और जून में इनका सेकंड एक्सीडेंट हो गया। तो इनका पैर ऑलरेडी फ्रैक्चर था पहले से, थोड़ा थोड़ा ठीक हो पाया था, लेकिन ये फिर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने चले गए। और मैंने इनको रोका भी, लेकिन नहीं माने, चले गए, कोई बात नहीं। और जैसे आज गए हों और अगले दिन ही नेक्स्ट डे 11 बजे खबर आ गई कि इनका इनका एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी खाई में जाके गिरी है। मेरा एकदम माइंड ब्लॉक हो गया वहीं से। तो खैर वहाँ से भी सब खबर आ रही थी, कहीं कोई कुछ खबर दे, कहीं कुछ खबर दे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। तो जब तक ये सही से मैं इनको ले नहीं आई लखनऊ से, लखनऊ रिफ़र कर दिया गया था पलिया से, तो वहाँ से मैं और मेरे पापा इनको कानपुर ले आए और कानपुर में इनका ट्रीटमेंट हुआ और 1 हफ़्ते ये हॉस्पिटल में रहे और घर आ गए। उसके बाद मैंने इनकी जी तोड़ सेवा करी। तो ये कम से कम 3 महीने बेड पे रहे हैं, ठीक है। और इनको ठीक होने में पूरा 1 साल लग गया है, क्योंकि कमर टूट गई थी, यहाँ की कॉलर बोन टूट गई थी, कान वान में काफ़ी चोटें आई थी, एक पूरी बॉडी एकदम ब्लैक हो गई थी। ओ सॉरी, ये थोड़ी सी चेयर पीछे को हो जाती है ना ऐसे करके, तो इसी में मेरे, और अगर अभी ये पीछे हो जाती ना तो मेरे टाँकों में बहुत फ़र्क पड़ता, अभी पेन होता है। तो सॉरी, बीच में ट्रैक से उतर गई मैं। तो इनका काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ और इनको घर ले आई और 3 महीने इन्होंने रेस्ट किया। उसी में फिर कोरोना ये सब लग गया, तो सारा जो मेरा बिज़नेस था ठप हो गया, क्योंकि कोई शादी वगैरह कर नहीं रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत अच्छे स्तर से काम होता है, और इनकी सोचिए कहीं शॉप नहीं है, फिर भी ये इतने पॉपुलर हैं कानपुर में। इनको कोई भी फ़ोटोग्राफ़र्स से आप पूछ लीजिए, चाहे रामनारायण बाज़ार में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो इनको सभी जानते हैं। तो कानपुर में इनका अपना अलग ही वो है। तो इनका काम हम बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन बैठ गए तो लोगों को ये लगने लगा कि शायद इन्होंने काम बंद कर दिया है। लेकिन मैं उस टाइम पे बिट्टू मेरी बहुत छोटी थी, तो मैं इतना हैंडल नहीं कर पा रही थी इनका बिज़नेस, और फिर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये थे, तो मैंने पूरा कॉन्सेंट्रेट इनकी देखभाल में लगाया। हाँ, ऐसे करते करते थोड़ा सा मेरी गाड़ी
डगमगा गई। और फिर ये 3 साल जितनी जमा पूंजी थी हमने बैठ के खाई। मेरी बिटिया भी स्कूल जाती थी, पीजी में थी, तो उसके भी स्कूल का फ़ीस देना, ये सब करना, ठीक है। तो इसी तरीके से हो गई। फिर जब मेरा नौकरी का कहीं नहीं हुआ, मैंने बहुत जगह कोशिश करी, लेकिन कोचिंग नहीं कर पाती थी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मैं, लोग कह देते थे तैयारी कर लो, तैयारी के लिए मैं कभी कोचिंग नहीं कर पाई। और बच्चा भी छोटा था, घर की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इनकी भी प्रॉब्लम थी, तो मेरा सब रुक गया। फिर खंड शिक्षा अधिकारी का भी मैंने वो दिया, तो पेपर ही आउट हो गया और कोरोना चरम सीमा पे पहुंच गया उस टाइम पे, तो वो भी चला गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये रील बनाते हैं, रील से कुछ होगा, क्योंकि दुनिया भर के सभी लोगों कर रहे हैं और मैं तो कायदे से काम कर रही हूँ। फिर इसमें भी बड़ा बवाल होने लगा। काफ़ी कुछ मेरे अनुभव इतने ज़्यादा है मेरे साथ। मेरे साथ ऐसा ज़्यादा कुछ हुआ है कि अनुभव ही अनुभव लेते चल रही हूँ, और कुछ मिले चाहे ना मिले, मुझे अनुभव बहुत मिला है। तो घर पे भी, यहाँ पे इन्होंने नहीं कुछ कहा, और न मेरी अम्मा ने कहा, न पिताजी ने कहा, लेकिन मेरे और जो भी इनके भैया भाभी हैं, तो कहने लगे कि और बना रही है, वीडियो बनाती है, तुम भी बनाते हो, शर्म नहीं आती, नाक कटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई साहब ये बताइए, नाक कहाँ कटती है? मैं कोई रोड पे तो नहीं नाच नहीं रही, मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही, है ना। तो सब प्यार देते हैं। और फिर फेसबुक पे कौन रील नहीं डालता? जो नहीं भी ब्लॉगर है, वीडियो क्रिएटर है, जो नहीं भी है, वो भी अपनी रील पोस्ट करता है, बनाता है, कहीं घूमने गया वो भी डालता है। तो सेम मैटर, अगर उसी को मैंने प्रोफेशनल वे में कर लिया, तो क्या गलत किया, ये बताइए। तो यही सब फिर अब तो खैर कोई नहीं कहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, और वाकई में ये मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। भले ये चाहे रील में, एक आधी रील में आपको देखते हो, वो भी ये पहले बनाना नहीं चाहते थे मेरे साथ, क्योंकि इनको कहते थे मुझे एक्टिंग नहीं पसंद है, ठीक है। तो मैंने कहा एक्टिंग नहीं करिए, मेरे साथ रियलिटी करिए। और आपने अधिकतर मेरी रील्स वगैरह देखी होंगी, मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ। मेरे जो एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं बिल्कुल रियल होते हैं। बट वायरल अभी एक आध वीडियो हुई है मेरी, तो एक इंस्टाग्राम की एक ही वीडियो मिलियंस पे गई थी, हाँ। तो उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। मुझे इसका ज़्यादा कुछ फंडा भी नहीं पता है कि क्यों नहीं वायरल होती है, किसकी वायरल होती है, कब होती है, कैसे होती है, तो इतना कुछ नहीं। मेरा सीधा विचार है, मछली की आँख को भेदना है बस, और कुछ नहीं करना है। इधर उधर नहीं कि इसी टेंशन में लगी रहूँगी ना, तो कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी कि क्या होगा। तो मैं फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करती हूँ, जब मिलना होगा तब मेरे हाथ में आ गिरेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग तो हैं ही मेरा सपोर्ट करने के लिए। तो आज की बात पूरा अनुभव में चली गई कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है, और कभी खुशी कभी गम वाली मूवी रही है मेरे साथ। और मैं बहुत इन सालों में, जितने शादी के बाद, मैं बहुत रोई हूँ। शादी के पहले भी, क्योंकि मम्मी नहीं थी, ठीक है, रो लेती थी अकेले छत पे बैठ के, फिर आंसू पोंछ के मैं नीचे चली आती थी, अपने काम करने लगती थी। इतना बड़ा घर था, तो अकेले डर भी लगा करता था मायके में। तो सब कट गई, मेरे कन्हैया जी ने सब काट दिया। और फिर मेरी बेटी हुई, फिर दूसरी बेटी हुई। जब पहली बेटी हुई तो मैंने लड्डू गोपाल को अम्मा से, मतलब अम्मा ने मुझे दिया। ये मैं बहुत पुराने मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरी दादी वादी के भी सास के टाइम के लड्डू गोपाल हैं। तो अम्मा ने कहा कि दुल्हन तुम इनकी लड्डू गोपाल ले लो, हम अब सेवा नहीं कर पाती हैं। तो हमने मना नहीं किया और उनको ले लिया। फिर उसके बाद मेरा प्रेगनेंसी हुई, फिर मिसकैरेज हो गया। वो 4 साढ़े 4 मंथ का था बेबी, तो मिसकैरेज हो गया। तो मैं बहुत रोई, तो पता चला कि उसमें वो बेबी लड़का था। तो मुझे ये दुख हुआ कि देखिए लड्डू गोपाल मैंने आपको लिया और मेरा मिसकैरेज हो गया, आपने रक्षा नहीं करी। तो होता क्या है कि भगवान अपने हिसाब से सब सही करते हैं, और क्या लड़का क्या बिटिया सब लोग कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज़ अपने टाइम पे सही होती है। दोनों चीज़ ही चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो,
दोनों होने चाहिए, क्योंकि जब ज़रूरत होती है, रक्षाबंधन होता है या कुछ होता है, तो बिटियों को लगने लगता है कि मेरा अपना भाई होता तो ज़रूर आता। ठीक है। और ऐसे क्या है कि दूसरे भाई का वो ताकती रहेगी, आए कि ना आए, वो उसकी त्योहार मने कि ना मने। ठीक है। जब बहन के ससुराल में पहरावन वाला भात वाला कार्यक्रम होता है तो भी बहन को इंतज़ार होता है। तो इन सब छोटी छोटी रस्मों पे मतलब होता है। तो खैर कोई बात नहीं, दोबारा जब ताशू मेरे पेट में आई तो बड़ी उम्मीद थी मुझे कि फिर से होगा, तो फिर भी ताशू हो गई। तो मैं थोड़ा-सा हॉस्पिटल में रोई थी। सच में, मैं झूठ कभी नहीं बोलती, मैं बताती हूँ, मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला था। मात्र 10-12 दिन रह गए थे जब ये हुई है। तो उससे पहले मेरी बिट्टू कह रही थी कि मम्मा मुझे भाई चाहिए, मैं खुद अपने भाई की राखी बांधूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। मेरे लल्ला भाई हैं और एक और आ जाएगा तो 2 भाई हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो मेरी बिटिया भी रोई थी और मैं भी रोई थी। हालाँकि मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उनको ये बिल्कुल, वो हमसे कहने लगे पागल हो क्या? बिटिया ही लड़का है, लड़का ही बिटिया है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हें दिक्कत है, ऑपरेशन हुआ है। खैर मैं कुछ ही सेकंड का अफ़सोस हुआ था, फिर नहीं हुआ था। फिर तो हर माँ को अपनी औलाद से प्यार होता है। और आज ताशू मुझे बहुत प्यारी है, बिट्टू भी प्यारी है, ताशू भी प्यारी। तो तब से मैं कन्हैया जी को और पूजा करने लगी कि आपने दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। ठीक है, बेटा तो आप ही हो और आप ही रहोगे। तो मेरे काम भी लड्डू गोपाल करते हैं, सुनते हैं मेरी हर बात। अब ये नहीं कि बहुत लोग कहेंगे क्या कान में आके कहते, कहने वालों को जो नास्तिक होते हैं ना, कुछ भी कह डालते हैं। उनके कहते हैं मुंह में ना परैया नहीं बंधी होती है। हमारे यहाँ कहावत है परैया नहीं बंधी होती, यानी रोका नहीं जा सकता है। तो हाँ, मेरे कन्हैया जी आके मेरे हर काम करते हैं, मेरी कहीं भी गाड़ी रुकने नहीं देते। तो यही सब बातें हैं छोटी मोटी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और तो बाकी का क्या है, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और बेटा बेटी में भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। ठीक है। और मैं खुद बेटी हूँ तो मैं किसी और बेटी का को तिरस्कार कैसे कर सकती हूँ? ठीक है। जब बेटी नहीं होगी तो बेटा कहाँ से आएंगे? तो इसलिए सभी बेटियां प्यारी हैं, मुझे भी मेरी बेटियां बहुत प्यारी हैं। जब सासू माँ बनूँगी 2-2 बेटे भी मिल जाएंगे। ठीक है, भले चाहे वो माने या ना माने, लेकिन मैं तो ठीक हूँ, मैं मानूँगी। बाकी उनका धर्म है, वो करें ना करें। ठीक है, तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक। आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत बहुत प्यार भी देते हो। बस एक निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग शेयर करना भी स्टार्ट कर दीजिए मेरी हर रील को, पोस्ट को। जब आप लोग शेयर करेंगे तो आप लोगों के अकाउंट में, आप लोगों के साथ जितने लोग जुड़े होते हैं उन तक मेरी रील पहुंचेगी, मेरी पोस्ट पहुंचेगी। तो उससे मुझे बेनिफिट होगा। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि प्रिया त्रिवेदी आगे बढ़े। आप सभी चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे, अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को समझती हूँ। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए। कमेंट तो करते ही करते हैं और जो नहीं करते हैं उनसे मैं कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन अब से हर वीडियो को, हर रील्स को, पोस्ट को प्लीज़ शेयर कर दिया करिए ध्यान से। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे। नेक्स्ट ब्लॉग के में फिर से मैं आपसे मिलूँगी। ओके, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।